28वां हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपकी कोशगुज़ार है किताब इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर बिलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर्स। इसका 28वां हिस्सा आपके गोशगुज़ार है, जिसके 5वें बाब जो कि फ़नो हुनर इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के उन्वान से है, उसका सफ़ा नंबर 146 आपको गोशगुज़ार किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ जब भी इस्लामी हुनर और फ़न की बात होती है, ईरान और ईरानी लोगों का इन फ़नून की तरक्की में ख़ुसूसी किरदार सामने आता है। 4वीं सदी हिजरी से लेके 10वीं सदी हिजरी तक, जब सफ़ी सूफ़ियों ने अपने क़याम का आगाज़ किया, इन अदवार में ईरान आलम इस्लाम में फ़न और फ़न की तख्लीक़ का गहवारा था। हकीकी बात तो ये है कि ईरान बैनुल नहरैन बर्रसगीर और कफ़क़ाज़ में सल्जुकी हुकूमत की तश्कील ईरानियों के दोबारा फ़न और हुनर में लौटने में अहम मोड़ साबित हुई। मेमारी में सबसे पहली इमारत जो ईरानी मेमारों ने 4वीं सदी के आगाज़ में तैयार की, वो बुखारा में शाह इस्माइल सामानी की आरामगाह की इमारत थी कि जो दीगर बाशिको मकाबिर के तैयार होने के लिए नमूना करार पाई। मसाजिद और मदारिस के अतराफ़ में मकबरों की इमारतें इस्लामी मेमारी की तीसरी कस्म शुमार होती हैं। इनका 390 कमरी से लेकर 9वीं सदी हिजरी के आखिर तक रवाज था। ऐसी इमारतें शुरू में अक्सर सादा होती थीं। मसलन गुंबद काबूस में काबूस और शमगीर की आरामगाह 397 हिजरी कमरी, बाद में इसके बैरूनी हिस्सों की आराइश की गई। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आरामगाहें बनने लगीं कि जो काशीकारी से मुज़य्यन होती थीं। ऐसी आरामगाहों में ज़्यादातर ताल्लुक़ तैमूरी अदवार से है, जैसे कि हिरात के नज़दीक ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी का मज़ार जो 832 कमरी में तामीर हुआ। मसाजिद की तामीर के हवाले से ईरानी मुसलमानों ने इब्तिदा में अरब सरज़मीन के रवाज के मुताबिक सुतून वाली मसाजिद को रविश अपनाया, लेकिन कुछ अरसा गुज़रने के बाद पत्थरों की जगह पर ईंटों के सुतून बनाने लगे कि जिनमें अनवाओ अक़साम के कौसदार ताक़चों को ईजाद किया कि जो ईंट से ही तैयार होते थे कि मसाजिद की तामीर के हवाले से ईरानियों की ख़ास रविश में ऐवान और बालकनियों की रवाज ईरानी घरों से आया। ये रवाज घरों से मसाजिद और मसाजिद से 5वीं सदी के दूसरे निस्फ़ में तलबा के लिए तैयार होने वाले हुकूमती मदारिस में पहुँचा। ईरान के सल्जूकियों ने अस्फ़हान को अपना दारुल हुकूमत करार दिया, जो मुद्दतों क़ब्ल सनत और हुनर का मरकज़ था। अब भी अस्फ़हान में सल्जूकियों की जामा मस्जिद मौजूद है, अगरचे ज़माने के बादशाहों के महल और इसके सामने एक बड़े मैदान के हवाले से कुछ नहीं बचा। अस्फ़हान की जामा मस्जिद या वो मस्जिद जो ज़ुवारा में 530 कमरी में तामीर हुई, अभी भी अपनी जगह मौजूद है। ये यकीनन तारीख़ की वो पहली मस्जिद है कि जिसमें 4
ایوانوں والی معماری استعمال ہوئی ہے۔ سلجوقی دور میں عمارتوں کی تزئین میں اینٹ کا استعمال بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔ اس دور میں آہستہ آہستہ حاشیے اور اندرونی حصوں کی چینی کی ٹائلوں سے تزئین ہونے لگی۔ سلجوقی دور کے بعد سے 4 ایوان اور گنبد والے نماز خانے کا نقشہ تمام مساجد کی تعمیر میں استعمال ہونے لگا۔ گچ یا جپسم سے آرائش 5ویں صدی کے اواخر میں رائج ہوئی، جو کبھی وہی اینٹوں والے ڈیزائن کا ہی تکرار ہوتا تھا اور کبھی نباتاتی اور اسلامی نقوش بنائے جاتے کہ جن کی بلڈنگ کی اصل شکل سے ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی۔ مورخ کاشی کاری 494 قاف کے نزدیک سالوں ظاہر ہوئی۔ ابتدا میں یہ صرف فیروزی اور نیلے رنگ کی حد تک محدود تھی، لیکن بعد میں اس میں سرمئی، سفید، سیاہ، سرخ اور زرد رنگ کا بھی اضافہ ہوا۔ سلجوقی دور کا ہنر صرف مساجد کی تعمیر اور ان میں کاشی کاری کی حد تک محدود نہ تھا، مٹی کے خوبصورت ظروف کا بننا بھی اس دور کا ایک اور ہنر شمار ہوتا تھا۔ ان میں شاہکار ترین نمونے سلجوقی دور میں 6 صدی ہجری تک ری اور کاشان میں تیار ہوتے تھے۔ ان میں سونے کے پانی اور دیگر رنگوں سے مزین کاسے، کوزے اور گلدان یا سیاہ، فیروزی اور ہلکے نیلے رنگ کی تہ چڑھے ظروف اس دور کے نمونوں میں سے شمار ہوتے تھے۔ ان میں بعض کو تو 7 رنگوں سے بھی سجایا جاتا تھا۔ منگولوں کے حملے کے دوران ایران کے دستی فنون آہستہ آہستہ زوال کے شکار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود تیموری دور کے دھاتی شاہکار اور صفوی دور کے فولادی آثار جو ہم تک پہنچے ہیں، بالخصوص جالی دار ظروف، اپنی جگہ بے نظیر ہیں۔ اسی دور میں ایران میں ایک اور نفیس اور خوبصورت فن شروع ہوا، جو کہ خطی نسخہ جات کو سونے، چاندی اور جواہر سے ڈیزائن کرنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فن آہستہ آہستہ مقبول ہونے لگا۔ صدر اسلام میں قرآن نویسی کے نتیجے میں فن خطاطی تخلیق ہوا۔ ہوگا بہت سے عظیم خطاط ایرانی تھے۔ خطاطی کی مختلف اقسام میں 2 خاص روشوں یعنی نستعلیق اور شکستہ کے موجد بھی ایرانی ہی تھے۔ 6 صدی ہجری میں کہ جب سلطان علاء الدین کی قباد نے ایشیائی کوچک میں اپنی حکومت قائم کی، اور چونکہ وہ خود بھی خطاط، مصور اور بڑھئی تھا، اس لیے اس نے اپنے دارالحکومت قونیہ کو فنکاروں اور دانشوروں کا مرکز بنا دیا۔ حقیقت میں کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں ہجری میں اگرچہ ایشیائے صغیر کی ترک حکومت خراسان اور عراق سلجوقیوں سے جدا ہو گئی تھی، لیکن ان کا فن اور معماری اسی طرح ایرانی فن اور معماری سے وابستہ تھا۔ منگولوں کے ایران پہ حملے کے دوران بغیر اس کے کہ انہوں نے چاہا ہو یا نہ چاہا ہو، ایرانی ہنرمند افراد کو ایشیائے صغیر کی طرف فرار ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اسی لیے یہ حملہ اس فن کی روایات کا اس سرزمین کی طرف منتقل ہونے کا باعث بنا۔ عالم اسلام کی وسعت اور اس میں متعدد اور مختلف حکومتوں کے ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ جب بھی کسی حادثے کے نتیجے میں عالم اسلام کے ایک حصے میں
हुनर और फ़न को ज़वाल हासिल हुआ तो दूसरी किसी जगह पे इन्हीं फ़नून ने तरक्की भी की। जब ईरान मंगोलों के वहशियाना हमलों की ज़द में था, इसी ज़माने में मिस्र के सुल्तान बब्रस ने आर्टिस्ट हज़रात और जंगजुओं की हिमायत की। एक किले में एक बुलंद टीले पे सुल्तान बब्रस के हुक्म पर हिसार नुमा दीवार नुमा पनाहगाह बनाई गई। इसमें कदीम एहराम चीज़ा के पत्थर इस्तेमाल किए गए। इसी ज़माने में शीशागर हलब और दमिश्क में मौजूद थे कि जिनके शाहकारों को ईसाई लोग पसंद करते थे और ख़रीदते थे। ये शीशागर लोग अपने ज़ुरूफ़ को सोने के पानी और बुराक़ ज़र्द, सुर्ख और सब्ज़ रंग के पानी से आरास्ता करते थे। इस्लामी जिल्द साज़ी का हुनर, जिसमें हिंसी यानी ज्योमेट्रिकल अशकाल को किताबों की चरमी जिल्दों पे इस्तेमाल किया जाता था, की कशिश ने मिस्र और शुमाली अफ्रीका के हुनरमंदों को अपनी तरफ खींचा। और ये बिल्कुल वही ज़माना था कि कलमी नुस्खा जात में से कोफ़ी ख़त रुखसत हो रहा था और इसकी जगह ख़त नसनक ले रहा था कि जिसमें कोफ़ी ख़त की निस्बत लचक ज़्यादा थी। 7वें एल ख़ान ग़ज़ान ख़ान 694 से 703 कमरी ने अपने दारुल हुकूमत तबरीज़ को इल्म दानिश और इस्लामी फ़नून के मरकज़ में तब्दील कर दिया था। वो बाकायदा तौर पे मुसलमान हो चुका था। इसने तबरीज़ के जुनूब में एक नया शहर बसाया और वहाँ दीनी मदारिस, किताबखाना, अस्पताल और एक महल तामीर करवाया कि इसके वज़ीर रशीदुद्दीन फ़ज़लुल्लाह हमदानी, जो कि ख़ुद भी अपने ज़माने के अदीबों में से थे, उन्होंने तबरीज़ के मशरक़ी हिस्से में रुबाए रशीदी के नाम से एक कॉम्प्लेक्स बनवाया जो बहुत से सक़ाफ़ती मराकिज़ और तालिबे इल्मों, मुसव्विरों, ख़त्तातों और नुस्ख़ों को सोने और रंगों के पानी मुज़य्यन करने वालों के लिए तरबियत गाहों पर मुश्तमिल था। ख़ुद उन्होंने किताब जामे तवारीख़ की तालीफ़ की कि आज इसके कुछ हिस्से मौलिफ़ के ज़माने की तस्वीर के साथ मौजूद हैं। ईरान की कदीम तरीन पेंटिंग में वो तस्वीर हैं कि जो किताब मुनाफ़िल हैवान के लिए बनाई गई, और ये किताब 499 कमरी में मंगोल बादशाह के हुक्म पर मरागा में दोबारा लिखी गई। इस किताब की पेंटिंग और शाहनामाए फ़िरदौसी के एक नफीस नुस्खे, जिसकी नकल 720 क़ाफ़ में तैयार की गई, की तस्वीर में चीनी फ़न की इस्लामी ईरान की मुसव्वरी पे तासीर वाज़ेह तौर पे महसूस की जा सकती है। मुसव्वरी की मानंद मट्टी के बर्तन बनाने का ईरानी फ़न भी चीनी फ़न से मुतासिर था। ये बर्तन बनाने वाले बजाय इसके कि सल्जुकी रविश को आगे बढ़ाते, उन्होंने मुख्तलिफ जदीद और आज़ाद रविशों का इख्तियार किया। इन बर्तनों, दीवारों की काशीकारी में स्याह खाकिस्त्री, फ़िरोज़ी, अरगवानी और नीले रंग और रक़ीक़ अंदाज़ बहुत दिलफरेब और भले मालूम होते थे। यहाँ तक हमने सफ़ा नंबर 150 तक आपको गोशगुजार किया।